आज की वीडियो में हम बात करेंगे कारगिल वॉर की। और कारगिल की पूरी कहानी को हम 4 पॉइंट में जानेंगे। पहला पॉइंट हम देखेंगे कैसे भारत को पता चला कि कारगिल की घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना शामिल है और इस सब की पोल एक फोन कॉल से खुली थी। कैसे इस फोन कॉल को भारतीय सेना द्वारा सुना गया। दूसरा पॉइंट होगा ऑपरेशन सफेद सागर क्या था। और तीसरा पॉइंट होगा इजराइल ने भारत की इस युद्ध में किस तरह से मदद की थी। और चौथा और फाइनल पॉइंट होगा कि भारत ने कारगिल में अपनी सबसे बड़ी जीत कैसे हासिल की। देखिए, साल 1999 में मई के महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा था। कारगिल वॉर की शुरुआत पाकिस्तान ने कर दी थी। कारगिल युद्ध और अब बारी थी भारत के जवाब देने की। और ये काम बहुत मुश्किल था। युद्ध की शुरुआत के बाद पूरे 1 महीने तक भारतीय फौज को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन भारतीय फौज के हौसले बुलंद थे। और इंडियन आर्मी के हौसले कितने बुलंद थे, इस बारे में एक किस्सा सुनते हैं। जब तोलोलिंग पर चढ़ाई चल रही थी, तब फौजी कश्मीर सिंह के बिल्कुल बगल में एक बम आकर फूटता है और फौजी कश्मीर सिंह का हाथ टूटकर अलग हो जाता है। अब सोचिए, इसके बाद कश्मीर सिंह ने क्या किया होगा। कश्मीर सिंह उठते हैं, अपना कटा हुआ हाथ उठाते हैं और चलते रहते हैं। इसके बाद जबरन उन्हें स्ट्रेचर में लिटाया जाता है। देखिए, उनके आसपास खड़े हुए सैनिकों में से किसी ने पूछा कि टाइम क्या हुआ है। कश्मीर सिंह ये सुनते हैं और कहते हैं, मेरे कटे हुए हाथ पर घड़ी बंधी हुई है, जाकर देख लो। देखिए, कारगिल युद्ध को लेकर एक सवाल हमेशा उठता है कि भारत ने एलओसी पार क्यों नहीं की। क्योंकि उसमें मौका था जब भारतीय सेना एलओसी को पार कर सकती थी। इस युद्ध में एक मौका आया था जब भारतीय सेना बॉर्डर क्रॉस कर सकती थी। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और इन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कहता है कि क्या आपने कल की खबर सुनी? नवाज शरीफ ने भारत में अपने काउंटर पार्ट से बात की और कहा है कि आप लोग इस मामले को ज्यादा तूल दे रहे हैं। हम लोग अपना विदेश मंत्री भारत भेज सकते हैं। और ये बातचीत हो रही थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ और जनरल अजीज खान के बीच। ये साल 1999 था और मई का तीसरा हफ्ता चल रहा था। मुशर्रफ बीजिंग में थे और इस समय मुशर्रफ के जहन में एक बात तो कंफर्म थी कि पाकिस्तान की जीत होना तय है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी बातचीत को भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सुन रही थी। और इस फोन कॉल को टैप करके भारत ने रिकॉर्ड कर लिया था। और इसी रिकॉर्ड के जरिए भारत ने दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि कारगिल में घुसपैठ करने वाले मुजाहिदीन नहीं, पाकिस्तानी सैनिक थे। देखिए, 11 जून को ये टेप दुनिया के सामने रखे गए और इसके अगले ही रोज पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज भारत आए। देखिए, इसके बाद दिल्ली में बैठक होती है। भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह 2 टूक कह देते हैं कि पाकिस्तान अपने घुसपैठियों को वापस ले और कैप्टन सौरभ कालिया समेत 6 भारतीय फौजियों को टॉर्चर करने वाले जवानों को सजा दी जाए। देखिए, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी इस बात से बहुत नाखुश थे और जब वे विदेश मंत्री सरताज अजीज से मिलते हैं तो सीधा कहते हैं, क्यों सरताज साहब, लाहौर की बस कारगिल कैसे पहुंच गई? लेकिन सरताज अजीज अभी भी डटे हुए थे कि कारगिल में पाकिस्तान के सैनिक नहीं हैं, वहां केवल घुसपैठिए हैं। इसी वजह से इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं हुआ। सरताज वापस पाकिस्तान लौट गए। 8 मई 1999 एयर चीफ मार्शल AY टिपनिस अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और शाम को उनके दफ्तर में एयर मार्शल ब्रेन ब्रार एंटर करते हैं। ब्रार तब एयरफोर्स वाइस चीफ हुआ करते थे और ये दोनों ही शाम को बैठकर चाय पिया करते थे। देखिए, उस रोज जब ब्रार आए तो उनके चेहरे पर शिकन थी और बैठते ही वे बोलने लगे, सर, कारगिल से कुछ दिक्कतों की खबर आ रही है। इसके बाद चीफ मार्शल पूछते हैं, वेस्टर्न कमांड या आर्मी स्टाफ से कोई खबर है? देखिए, तीनों सेनाओं के बीच कुछ ही दिनों में एक संयुक्त ड्रिल होनी थी जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। और टिप्पणीस ये मानकर चल रहे थे
कि अगर कारगिल में कोई भी दिक्कत आ रही होती तो अभी तक ये संयुक्त ड्रिल के कैंसिल होने की नौबत आ चुकी होती, लेकिन ड्रिल के कैंसिल होने की कोई भी खबर उन तक नहीं पहुंची थी। लेकिन अगले दिन यानी 9 मई 1999 को कारगिल से सीरियस सिचुएशन की खबरें आने लगी। उस समय आर्मी चीफ वेद प्रकाश देश से बाहर थे, इसलिए टिपनिस ब्रार को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलकर हालात के बारे में पता करने को कहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चंद्रशेखर तब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे। चंद्रशेखर ब्रार को बताते हैं कि आर्मी घुसपैठियों से निपट रही है। इधर एयर चीफ मार्शल टिपनिस के पास एक खबर आती है और खबर ये थी कि आर्मी चीता हेलीकॉप्टर को अटैक के लिए तैयार कर रही है। और ये सुनते ही टिपनिस समझ जाते हैं कि सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। देखिए, उनका सीधा कहना था कि अंडे के खोल के बराबर मजबूती वाले चीता हेलीकॉप्टर को ऑफेंसिव में लगाना बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी मुर्गे को हलाल करने के लिए भेज देना। देखिए, इसके बाद कहानी पहुंचती है 24 मई में और अभी तक इंडियन एयरफोर्स इस युद्ध में शामिल नहीं हुई है। 24 मई को तीनों सेनाध्यक्षों की मीटिंग होती है। आर्मी चीफ वेद मलिक वायुसेना से अटैक हेलीकॉप्टर्स की मांग करते हैं, लेकिन टिपनिस इसके लिए तैयार नहीं थे और इसकी 2 वजह थी। इंडियन एयरफोर्स की एंट्री से युद्ध का दायरा बढ़ सकता था और दूसरी वजह थी कारगिल की पीक्स पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों के पास स्ट्रिंगर मिसाइलें थी जिनसे वे आसानी से हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना सकते थे। देखिए, एयर चीफ मार्शल टिपनिस ने ये दोनों वजह मीटिंग में सामने रखी, लेकिन आर्मी चीफ मलिक कोई भी दलील सुनने को तैयार नहीं थे। उन्हें जल्द से जल्द अटैक हेलीकॉप्टर्स चाहिए थे और इस बीच एयर चीफ मार्शल टिपनिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मलिक के बीच में कहासुनी भी होती है और आर्मी और एयरफोर्स का रिश्ता खराब न हो, इसे बचाने के लिए टिपनिस दोबारा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ से मिलने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे, बस इंडियन एयरफोर्स को 24 घंटे का वक्त चाहिए। देखिए, इसके बाद 25 मई को एक और मीटिंग होती है और इस मीटिंग में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद शामिल होते हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी अपने चिर परिचित अंदाज में इस मीटिंग में सीधा कहते हैं, ठीक है, कल से शुरू करो। और इसी के साथ ऑपरेशन सफेद सागर को हरी झंडी मिल जाती है। लेकिन इस ऑपरेशन सफेद सागर को हरी झंडी मिलती है एक शर्त पर, और शर्त ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाए LOC क्रॉस नहीं करनी है। 26 मई की सुबह ऑपरेशन सफेद सागर की शुरुआत होती है और शुरुआत में भारत के MI हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बना रहे थे। लेकिन हेलीकॉप्टर्स के साथ एक दिक्कत थी, क्योंकि ये एक निश्चित ऊंचाई तक उड़ सकते थे और यहाँ पर मिसाइलें इन्हें अपना निशाना बना सकती थी। और इसी चक्कर में 2 दिनों में भारत के 6 हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुके थे। अब इंडियन एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स को उतारा, लेकिन कारगिल की धुंध भरी पहाड़ियों पर इन्हें जरूरत थी लेजर गाइडेड बॉम्ब्स की, जो घने कोहरे और बादलों के बीच भी निशाना लगा सके। देखिए, कारगिल का युद्ध जब शुरू हुआ तब भारत के पास कुल 60 लेजर गाइडेड बॉम्ब थे, लेकिन एयरफोर्स इन बॉम्ब्स को यूज करने से कतरा रही थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये युद्ध कितना लंबा चलेगा। अगर सीमा के आर पार युद्ध होता तो ये बॉम्ब पाकिस्तान के खास टारगेट्स के लिए चुने जाते, मतलब किसी पुल या रेल लाइन को उड़ाने के काम आते। इसलिए एयरफोर्स इन बॉम्ब्स को कारगिल की लड़ाई में नहीं चलाना चाहती थी, ताकि लड़ाई बढ़ने पर भारत की तैयारी पर कोई असर न पड़े। भारत के पास टारगेटिंग पॉट्स नहीं थे, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो टारगेट को पहचानने और उन तक निशाना लगाने के काम आते हैं। देखिए, इस मामले में 1997 में भारत और इजराइल के बीच डील हो चुकी थी, लेकिन अभी इन पॉट्स की डिलीवरी में टाइम लगना था। कारगिल युद्ध छिड़ने तक इनकी डिलीवरी का समय नहीं आया था। इसके बावजूद भी इजराइल ने युद्ध के बीचों बीच पॉट्स की डिलीवरी की, और इतना ही नहीं, इजराइल ने अपने इंजीनियर्स भी भेजे। टारगेटिंग पॉट्स का इंतजाम होने के बाद अब सवाल था कि बम कौन सा चलाया जाए। इजराइल के पॉट्स के साथ जो LGB बॉम्ब इस्तेमाल होने थे
उसके आधे पार्ट्स ब्रिटेन से आते थे और आधे पार्ट्स अमेरिका से आने थे। देखिए 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसकी वजह से इंडिया पर बैन लग चुका था। इस वजह से भारत में हथियारों के इंपोर्ट पर बैन लगा हुआ था। इसलिए एयरफोर्स ने तय किया कि इनकी जगह देसी बम इस्तेमाल किए जाएंगे। देसी बम थे एयरफोर्स के 1000 पाउंड के बम। अब देखिए स्थिति ये थी कि इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस में बने जेट पर इजराइल में बना टारगेटिंग पॉड लगाया और इस टारगेटिंग पॉड में देसी बम लगाया गया और इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ इन फाइटर जेट्स को कभी भी टेस्ट नहीं किया गया था। देखिए इजरायली पॉड में एक और दिक्कत थी। 30,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर इसका सॉफ्टवेयर बंद हो जाता था क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर में एक बग था। लेकिन एयरफोर्स ने रिस्क लिया और टाइगर हिल की लड़ाई के दौरान इन पॉड्स ने बहुत बड़ा असर डाला। 25 जून की सुबह 2 मिराज 2000 फाइटर जेट टाइगर हिल की ओर बढ़ते हैं और टाइगर हिल से 7 किलोमीटर पहले जेट ने जुगाड़ वाला बम चला दिया और ये वो जुगाड़ था जो उससे पहले कभी आजमाया नहीं गया था। बम सीधा टाइगर हिल पर बने दुश्मन के बंकर पर लगा। बम का वार इतना अचूक था कि वहां पर सिर्फ एक पाकिस्तानी फौजी बचा था। देखिए इस हमले के दौरान एयर चीफ मार्शल AY टिपनिस खुद फाइटर जेट में बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी आंखों से पाकिस्तानी कमांड सेंटर का बंकर तबाह होते हुए देखा। देखिए एयरफोर्स ने जब ऑपरेशन शुरू किया उससे पहले भारतीय फौज का मनोबल गिरा हुआ था। भारत को भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन जैसे ही 26 मई से इंडियन एयरफोर्स इस युद्ध में शामिल हुई तब से भारतीय फौज में एक नए जोश का संचार हो चुका था। देखिए कारगिल की लड़ाई 2 सेक्टर्स में बटी हुई थी, बटालिक सेक्टर और कारगिल सेक्टर। और कारगिल में तोलोलिंग जैसी पीक्स चैलेंज पेश कर रही थी, लेकिन बटालिक में भी ऑपरेशन बहुत मुश्किल था। देखिए भारतीय सेना के लिए तोलोलिंग की जीत कारगिल का टर्निंग पॉइंट था और बटालिक सेक्टर में जिस लड़ाई ने युद्ध का रुख मोड़ा वो थी खालूबर की लड़ाई। देखिए खालूबर पीक के ठीक पीछे पाकिस्तान की 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने रसद की एक लाइन बनाई हुई थी और यहीं से पाकिस्तानी फौज को रसद की सप्लाई हो रही थी और पाकिस्तान के फौजी यहां से भारतीय फौज की गतिविधि पर आराम से नजर रख सकते थे। देखिए इस पर चढ़ने के लिए 80 डिग्री की एक सीधी चढ़ाई चढ़नी थी और वो भी -°C में। देखिए जून के महीने में भारतीय फौज ने 2 बार इस पीक को कब्जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से इतनी हैवी फायरिंग हो रही थी कि भारतीय फौज के लिए इस चढ़ाई को करना बहुत मुश्किल हो रहा था और अंत में जिम्मेदारी दी गई 1/11 गोरखा राइफल्स को। 3 कंपनीज को इस काम के लिए आगे भेजा गया। ये 3 कंपनी थी ब्रावो, चार्ली और CO। ब्रावो कंपनी सबसे आगे थी जिसमें शामिल थे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। चार्ली कंपनी को लीड कर रहे थे कर्नल अजय तोमर। देखिए 2 जुलाई को ऑपरेशन शुरू होता है और 6 घंटे की चढ़ाई के बाद ये लोग स्टॉप नाम के पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। इसके आगे चलते हुए खालूबर के बेस तक पहुंचना था और आगे की चढ़ाई और ज्यादा कठिन थी। इसलिए इन लोगों ने अपने हथियारों के अलावा सारा सामान वहीं पर छोड़ दिया और आगे के सफर में जोरों की बर्फ पड़ने लगी। इसका एक फायदा भी हुआ, रात में दुश्मन के देखे जाने का खतरा थोड़ा कम हो गया, लेकिन साथ ही रेडियो सेट ने काम करना बंद कर दिया था। देखिए खालूबर ऑपरेशन के लिए गोरखा रेजिमेंट के जवान 14 घंटे तक लगातार चढ़ाई करते हैं और ऊपर से पूरी चढ़ाई के दौरान भारी गोलाबारी हो रही थी। तापमान 0 से 29 डिग्री नीचे पहुंच चुका था। देखिए जब चढ़ाई की शुरुआत हुई थी तब तीनों कंपनी के लोगों को मिलाकर कुल 100 फौजी ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन आखिर के आधा किलोमीटर रहते रहते कुल 70 ही बचे। कई जवान गोली से घायल होकर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। भयानक हालात होने के बावजूद भी कर्नल राय और उनके साथी आगे बढ़ते रहे। खालूबर पीक पर एक मशीन गन तैनात थी और उसके बाईं तरफ 4 बंकर थे और इनसे लगातार गोलीबारी हो रही थी। कर्नल राय ने लेफ्टिनेंट मनोज के साथ एक टीम को बंकरों की तरफ भेजा।
कैप्टन मनोज पांडे ने गजब का साहस दिखाते हुए चारों बंकरों को हथगोलों से नष्ट कर दिया था। इस दौरान कैप्टन मनोज पांडे के पैर में गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ ही देर में 11 राइफल्स के जवानों ने खालूबर पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसी दौरान कैप्टन मनोज कुमार पांडे वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन कब्जा होने के बावजूद भी लड़ाई अभी जारी थी। चोटी पर कब्जा होने तक सिर्फ 8 जवान सही सलामत बचे थे और पाकिस्तानी सैनिक अपनी इस पोजीशन को छोड़कर भाग चुके थे। लेकिन उनकी ये सप्लाई लाइन थी, इसलिए भारतीय जवानों को पता था कि एक बार और हमला होगा, और हुआ भी ऐसा ही। पाकिस्तानी फौजियों ने दोबारा हमला कर दिया। कर्नल राय और उनके 8 साथियों ने गजब का साहस दिखाया। 40 पाकिस्तानी फौजियों की टुकड़ी ने इन पर हमला कर दिया। कर्नल राय के पास कोई चारा नहीं था, तो उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने अपने रेडियो से दूर पहाड़ी पर एक ऑफिसर से कहा, मुझे रेफरेंस लेकर पीक की तरफ गोलीबारी करो। कुछ ही मिनटों में बोफोर्स से पीक की तरफ गोलीबारी होने लगी। कर्नल राय और उनके साथी चट्टान की दरारों में छिप गए और बोफोर्स तोप ने पाकिस्तानी अटैक्स को एक बार फिर से पीछे खदेड़ दिया था। कुछ देर में भारतीय फौज की कुछ और टुकड़ियां खालूबर पीक पर पहुंची और इस तरह भारत का पूर्णतः इस पीक पर कब्जा हो चुका था। देखिए, खालूबर पीक पर कब्जे के लिए किए गए ऑपरेशन के लिए 1/11 गोरखा बटालियन को द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का टाइटल दिया गया। अदम्य साहस दिखाने के लिए कैप्टन मनोज पांडे को परमवीर चक्र और कर्नल राय को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कारगिल के टेक्निकल पॉइंट्स को समझा और ये भी देखा कि किस तरह इजराइल ने भारत की मदद की थी। साथ ही कारगिल पॉइंट के अलावा भारत ने बटालिक पॉइंट पर कैसे जीत हासिल की। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फैमिली और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।